नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास इसका अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले ये जो आकृति है ये ग्लोब की आकृति है, ठीक है ना। तो ग्लोब क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही प्रश्न उठता है कि ग्लोब क्या है। तो अंडर ये देखो, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, ठीक है ना। ये एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब ऐसी की ऐसी ही पृथ्वी है। तो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप को ही ग्लोब कहा जाता है। यहाँ देखो एक बीच में ये कील सी है बनी हुई, इसको अक्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी एक काल्पनिक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये वास्तविक है, काल्पनिक है। तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, गुब्बारे मतलब जिसमें हवा भरी जा सके, है ना, वैसे ग्लोब भी अवेलेबल है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में लट्टू चलाए उस प्रकार से, या कुम्हार का जो चौक होता है पहिया वो चलता है उसी प्रकार से। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों और उनके सही आकार में दिखाया गया। ये ग्लोब पर वास्तविकता, क्योंकि ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो ग्लोब पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो वास्तविकता में दिखाया जाता है। जैसे कि जितना एरिया उसका है उसी अकॉर्डिंग उसको दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, मगर इस ग्लोब के द्वारा इसको संभव बनाया गया है। अब आगे देखो, एक ग्लोब है वो अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो ये सुई जैसी एक आकृति है, इस पर ये टिकी हुई है, ठीक है ना। तो पृथ्वी को भी ऐसा माना जाता है कि वो भी अपने अक्ष पर टिकी हुई है, मगर ये है स्वतंत्र, ये काल्पनिक एक रेखा है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर हो गया, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। तो इसको ही अक्ष कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है अक्ष किसे कहते हैं, तो ये अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब यहाँ देखो नीचे आपके चित्र आया हुआ है, इस चित्र में देखो ये एक बीच में एक रेखा खींची हुई है, ठीक है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, पर अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, कई बार प्रश्न आता है विषुवत रेखा किसे कहा जाता है। तो ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, तो ये उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। मैंने बताया ना ये रेखा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत में से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये जितनी भी ये रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये रेखाएं ये पृथ्वी पर बनी हुई होती है, ठीक है ना, काल्पनिक है ये भी, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर
के वर्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। ठीक है ना, 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये ऊपर वाले जितने भी है उसको उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा के नीचे वाले है उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है ना, तो ये अक्षांशों का आकार भी आपके घटता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी है वो बीच में से उभरी हुई है और ऊपर से ध्रुवों पर से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है ना, तो ये देखो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये सबसे लंबा अक्षांश है। ठीक है ना, उसके बाद में ये देखो ये मकर रेखा है। ठीक है ना, फिर ये छोटे होते गए आपके 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री में बिल्कुल ही पॉइंट के समान आकृति हो गई। तो इनमें देखो आपके ये चित्र को आपको कॉपी में भी बनाना है, इसमें विशेष चीज़ें दी गई है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। फिर 23.5 डिग्री अक्षांश को ऊपर उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। ठीक है, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वर्त रेखा, और दक्षिणी 66.5 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वर्त रेखा कहा जाता है। और बाद में आपके उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वर्त 0 डिग्री, अंडरलाइन कर लो बेटा इस चीज़ को, विषुवत वर्त को 0 डिग्री है। फिर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, समांतर रेखाएं और भी हैं। अब देखो यहाँ एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वर्त में 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वर्त, और चौथा आ जाएगा आपके विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वर्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब ताप कटिबंध कहाँ है? ठीक है ना, तो ये आपको वापस चित्र देखना पड़ेगा। इसमें ताप कटिबंध तो 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उष्ण कटिबंधीय हैं, मतलब गर्म इलाके हैं। यहाँ इन इलाकों में जितने भी देश हैं वो गर्म देश है, मतलब यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उष्मा मतलब गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? उष्ण कटिबंधीय। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। फिर आ जाओ उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुववर्त एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। फिर आते हैं अपन देशांतर क्या है, ठीक है ना। तो जो भी आडी नेटिव रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। तो देशांतर रेखाओं का आपके ये चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये देशांतर रेखाएं होती है। जो
उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची होती है पृथ्वी के चारों तरफ। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, सारी की सारी कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ये खींची हुई है वास्तविकता में, वास्तविकता में नहीं है, ये सारी क्या है? काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की गई है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर मतलब 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। इनकी यही स्थिति जानने की सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यामांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरी यामांतर आपस में मिलती है, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामांतर को प्रमुख यामांतर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जिसे अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये बीच में ये रेखा दी गई है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना। ये ग्रीनविच रेखा भी कहलाती है, ठीक है ना। और पूरे विश्व में समय इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो घड़ियों का टाइम है वो, जैसे अपना भारत का है तो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे प्लस है। यामांतर कहते हैं 0 डिग्री तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये आपके चित्र आया गया है, पूरा ही अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाएं बताई गई है। अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाएं बताई गई है। इसमें देखो ये आपके 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा, ये कौन सी है? अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। ये सारी क्या है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और ये कैसे बांटती है? उत्तर और दक्षिण में, ठीक है ना। फिर इधर चलते हैं अपन, उत्तर से दक्षिण। ये जो 0 डिग्री है ये ग्रीनविच रेखा है। उसके बाद में 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये देशांतर है। और हर एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये जो जाल है, इसको अक्षांश और ये देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है पृथ्वी पर, इसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। अगर आपको किसी स्थान के उत्तर एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होती है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 से क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर
ये उद्धावर एवं क्षितिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहाँ कुछ छोटे वर्त खींचिए। इन वर्तों को अ, ब, स, ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि उद्धावर रेखाएं पूर्व देशांतर तथा क्षितिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। ये आपको एक चित्र के द्वारा समझाया गया है, पूरा विश्व का चित्र है। इसमें देखो ये रेखाएं खींची गई है, ठीक है ना। ये कौन सी है? देशांतर रेखाएं, सारी क्या है? देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अगर यही ऐसे होती तो ये जाती है आपके अक्षांश रेखाएं, ठीक है। आप देखेंगे कि वर्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वर्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देशांतर और समय, देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे प्राचीन समय में यही होता था। आज भी अपने गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सूर्य से बनने वाली परछाई से लगभग सही समय बता देते हैं। जो दोपहर में सबसे छोटी है वो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। परछाई है वो दोपहर में सबसे छोटी होती है, और सूर्य उदय मतलब सूर्य जब उगता है उस समय सबसे लंबी, या सूर्य अस्त होता है उस समय सबसे लंबी बनती है। ग्रीनविच स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच रेखा से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात ये 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय 15 × 4 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच का समय 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच समय में 1 घंटा पीछे यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि यह दिए गए देशांतरी यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? मानक समय क्यों माना जाता है? अगर मानक समय एक मुख्य विशेष देशांतर को मानक समय माना जाता है या मानक यामांतर माना जाता है। अगर अलग अलग होता है तो अपने देश में जैसे कि लगभग 30 देशांतर गुजरते हैं भारत में, तो हर देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय का अंतर हो जाता, तो अपने घड़ियाँ सब में अलग अलग बताती समय। तो इसीलिए एक विशेष यामांतर को जैसे 82.5 डिग्री यामांतर है वो भारत का मानक यामांतर है। भारत की जितनी भी घड़ियाँ हैं वो इसी से मिलाई गई है। अब देखो अलग अलग यामांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अगर अलग अलग होता तो फिर समय सारणी बनाना भी कठिन हो जाता। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामांतर को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामांतर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामांतर माना गया है।
ये देखो, ये भारत का नक्शा दिया गया है आपके, और तो भारत का देशांतरीय विस्तार बताया गया है 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व, तो लगभग 30 अक्षांश देशांतर आ जाते हैं। तो 30 इंटू 4, 3 चौक 12, मतलब बराबर 1 घंटे और 20 मिनट का, मतलब गुजरात से लगाकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 120 मिनट का अंतर आ जाता। अगर सब अपने अपने यामांतर के हिसाब से घड़ियाँ मिलाते तो यहाँ अगर समझ लो 12 बज रही है तो वहाँ पर प्लस 2 घंटे हो जाते, वहाँ पर 2 बज चुके होते। तो घड़ियों का टाइम इसीलिए एक मुख्य यामांतर बनाया माना गया। ये 82.5 डिग्री यामांतर जो लगभग इलाहाबाद से होकर गुजरता है, तो ये इससे भारत की सभी राज्यों की घड़ियाँ मिलाई जाती है या सभी जगह की घड़ियाँ मिलाई जाती है। अब कबीर भोपाल के निकट एक छोटा सा नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो भारत ग्रीनविच रेखा पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के लिए क्षेत्र को घेरता है। ये अक्षांश और देशांतर अपने कंप्लीट होता है। इसमें मुख्य चीज़ एक तो ये आपको कॉपी में बनाना है, भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया आपके, और मानक यामांतर हो गया, समय रेखा जिसे अपन कहते हैं। उसके अलावा आपको बनाना है कॉपी के अंदर, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे विटामिन लिखा हुआ है। दूसरा है इसके अभाव जन्य रोग, यानी ये चित्र आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। उसके अलावा एक और चित्र भी बनाना है आपको। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा विटामिन ए, तो ए की कमी से क्या हो जाता है, यहाँ पर ठीक है ना, पहला विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेड बॉडी रोग। ये देशांतर रेखाएं हैं, और फिर एक अक्षांश रेखाएं। लास्ट और अंतिम आपको चित्र बनाना है अक्षांश रेखाओं का। ये मुख्य अक्षांश आपको बताए गए हैं और इनको नामांकित भी करना है। इससे आपको कटिबंध, जो पृथ्वी के कटिबंध है, उनको बांटने में भी आसानी होगी। जैसे एक बार वापस समझा देता हूँ मैं आपको। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, मतलब जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, और 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको अपन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो इलाका है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उसके बाद में 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये लेसन समाप्त होता है। और जो आपको बताए गए हैं वो चित्र आपको कॉपी के अंदर बनाने हैं। उसके अगले पार्ट में अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।